बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 1 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आपपारा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रखेंगे, जहां से अब इत्तलात आ रही हैं कि गालिबन चौधरी निज़ामुद्दीन, जी हाँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अब रिचर्ड ग्रैनल पर इनडायरेक्टली हमला करने की प्लानिंग बनाई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो अब इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ खबरें हमें इस खबर से हट के भी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन इस वक्त जो आपके सामने खबर रख रहे हैं वो अदील राजा की खबर है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। अदील राजा अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर भी थे और राइट हैंड भी थे, उनके मुतमदे ख़ास थे, उनकी टीम के ख़ास मेंबर थे। अदील राजा एक बहुत ही कोना मश्क सहाफ़ी हैं। इससे पहले वो CNN और BBC और बहुत सारे नशरियाती इदारे जो हैं उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में काम करने वाले लोग जानते हैं कि अदील राजा एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। आजकल अपना व्लॉग भी करते हैं, ज़रूर सर्च किया करें और देखा करें, क्योंकि उनकी काफ़ी पकड़ है ख़बरों को निकालने में और उनका मुनफरद किस्म का तज्जिया करने में। बहरहाल इस वक्त हम उनकी जो खबर आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि अब रिचर्ड ग्रैनल पर जो इनडायरेक्ट हमला, ये हमारा तज्जिया है, उन पर जो इनडायरेक्ट हमला है, इस खबर को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि इस इनडायरेक्ट हमले के लिए जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो है पाक पैक। जी हाँ, अब आप पूछेंगे पाक पैक क्या है। पाक पैक बड़े ही प्रेस्टीजियस और वेल अचीव्ड पाकिस्तानियों का एक फ़ोरम है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सब ने मिलकर एक फ़ोरम बनाया है जो पाकिस्तानी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करता है, उनके हकूक़ की बात करता है, उनके कंसर्न्स को जो आला अवान हैं अमेरिका के, वो कांग्रेस हो, सेनेट हो, वो वाइट हाउस हो, पॉलिसी मेकिंग के इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन पाकिस्तानी हैं। और अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये जो कांग्रेस के अंदर एक करारदाद आई थी जिसे HR 901, जिसमें 367 वोट्स पड़े थे, याद कीजिए, और उन 367 वोट्स के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बौखला गई थी कि ये सब कुछ क्या हुआ है, क्योंकि एक किस्म की यूनानिमस, क्योंकि 7 वोट सिर्फ खिलाफ पड़े थे, यूनानिमस ही ये हो गई थी एक किस्म की ये करारदाद पास, और ये पाक पैक का काम था उस करारदाद को लाने में। उसके बाद ये मैं नहीं कह रहा, ये पाक पैक नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहे, बल्कि रिचर्ड ग्रैनल ने खुद इनकी तस्वीर ट्वीट की थी और ये बताया था कि ये पाक पैक के रूए रवान जो लोग हैं, डॉक्टर उज़मा, असद मलिक, उनके साथ चुगताई साहब और उसके साथ साथ डॉक्टर तारिक, डॉक्टर जलील, ये वाले जो लोग हैं, इन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को और ट्रंप कैंपेन को भी इंगेज किया, उनके सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखा, क्योंकि पाक पैक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए अमेरिका में भी काम करता है और बैक होम भी फिलंथ्रॉपी के काम भी हैं, और डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के लिए भी खासा काम करता है। तो इन्होंने एक तो वो करारदाद पास करवाई, फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंगेज किया और रिचर्ड ग्रैनल को इंगेज किया। इसका खुद ऐलान रिचर्ड ग्रैनल साहब ने किया। अब जो अदील राजा रिपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है, क्योंकि वो रिपोर्ट ये कह रही है, रिपोर्टेडली मैं कहूँगा, कि अदील राजा के मुताबिक कामरान राव, जो कि शायद पाक पैक में थे, उनको उससे अलहदा कर दिया गया, हटा दिया गया, या वो छोड़ गए, ये अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन साथ अदील राजा एक डॉक्यूमेंट ट्वीट कर रहे हैं, जिसको अगर आप देखें जाकर इंटरनेट पे जाकर उसको सर्च करें तो आपको ये पता चलता है कि गालिबन कामरान राव ने कोई केस कर रखा है, सिविल सूट कर रखा है पाक पैक के लोगों के ऊपर। तो अब जो अदील राजा की खबर है उसमें से शायद ये निकल रहा है कि जो कामरान राव हैं वो शायद राब्ते में हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आला हल्के लिखा है या ताकतवर हल्के, या कोई ऐसा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है अदील राजा साहब ने, और उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात उनके साथ हुई है और अब उन्होंने प्लानिंग ये की है कि पाक पैक के मुतवाज़न कोई नया पैक जो है वो खड़ा किया जाए। अब ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, इस पर तो राव कामरान ही बता सकेंगे कि ये दुरुस्त है या नहीं है। हम उनके ट्विटर अकाउंट को सर्च करते रहेंगे, अगर वो इस बारे में अपना कोई ओपिनियन देंगे तो हम उसको भी एयर करेंगे यहाँ आपके सामने। लेकिन ये हमें पता है कि पिछले दिनों जो हमने मीडिया के ऊपर देखा कि राव कामरान, जो शायद इससे पहले पाक पैक के हिस्सा थे, शायद अभी भी हों, मुझे नहीं पता,
लेकिन ये मुझे मालूम हुआ कि शायद उन्होंने उनकी पाक पैक से कोई ऐसी बातचीत हुई जिस पर उन्होंने पाक पैक पर केस किया। लेकिन अब अदील राजा जो रिपोर्ट कर रहे हैं, और कल परसों डॉक्टर मोईद ने भी नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन वो भी कोई ऐसी ही स्टोरी कर रहे थे, और आज अदील राजा ने भी तकरीबन वही स्टोरी की है कि कोई पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वहाँ पर कोई मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में अब पाक पैक के मुतवाज़ी एक और पैक खड़ा किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये सारा गुस्सा जो कुछ रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स हैं, जो इम्पैक्ट रिचर्ड ग्रैनल डाल रहे हैं, उसको अब किसी तरीके से हैंडल करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गालिबन पाक पैक को तोड़ना चाहती है, पाक पैक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और उसके लिए अब अदील राजा क्लेम कर रहे हैं रिपोर्टेडली कि नया पाक पैक खड़ा किया जा रहा है, और उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सफ़ीर भी और कामरान राव और कोई और ताकतवर लोग हैं जिनकी मीटिंग हुई है। अब ये एग्जैक्टली नहीं पता ये मीटिंग कहाँ हुई है। हम अदील राजा से बात करने की कोशिश करेंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम उम्मीद करेंगे कि अदील राजा के इस क्लेम को कामरान राव जवाब भी देंगे। अगर वो जवाब देंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ है बड़ी डिस्टर्बिंग कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होगा पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए कि एक इतना इफेक्टिव फोरम पाकिस्तानियों के लिए जो है उसको भी अब चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो अमेरिका के अंदर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज़ पर अदील राजा स्टोरी। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये तो हमने आपके सामने रख दी कहानी सारी कि किस तरीके से जो कुछ अमेरिका में हुआ था उसने ज़ाहिर है जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उनको उनके होश उड़ा रखे, उनको परेशान कर रखा है। और पिछले दिनों आपको हमने ये भी बताया कि जाती उमरा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हिंदुस्तान से कुछ लोग आए थे, और वो खुफिया मीटिंग के अंदर भी यही इल्तिजा की गई है जो हमारे पास दोबारा आपको कहा कि अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है। यही इल्तिजा की गई है कि ट्रंप सरकार को किसी तरीके से आप मैनेज करके दें। अगली खबर आपके सामने मरी से रखते हैं, जीपीओ चौक से, जहां पर पूरी रात, तकरीबन पूरी रात का मतलब है कि रात 11 साढ़े 11 से लेके सुबह के 3-4 बजे तक वहां पर पुलिस और नौजवानों का जो है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला होता रहा है। नौजवान तो निहत्ते ही थे, पुलिस ज़ाहिर है लाठी बरदार थी और आंसू गैस और दूसरी चीज़ें। अब वो जीपीओ चौक पर आपको पता है कि 14 अगस्त हो या वहाँ पर न्यू ईयर हो तो बहुत सारे मनचले नौजवान जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उन्होंने जैसे ही नौजवान इकट्ठे हुए तो उनकी ज़ुबान पर एक ही नाम होता है। जहाँ भी पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं तो आजकल एक ही नाम लेते हैं, और वो है कैदी नंबर 804। तो वहाँ पर इमरान खान के नारे भी लगे और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगे, और पुलिस को जैसा कि कहा गया था कि यहाँ नारे नहीं लगने देने, पुलिस उनके ऊपर झपटी लाठी लेकर। और जब पुलिस लाठी चार्ज करती थी तो ये जो नौजवान थे ये थोड़ा पीछे हो जाते थे, थोड़ा भागकर अपनी जान बचा लेते थे। जैसे ही पुलिस थमती थी ये फिर आकर जीपीओ चौक पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो ये सारी रात कल काम चलता रहा। हालांकि हमने आपको पहले बताया था कि पुलिस की पूरे पंजाब के अंदर खुसूसन और इस्लामाबाद में ड्यूटी लगी थी कि न्यू ईयर के ये सारी जो सेलिब्रेशंस होंगी इसमें कैदी नंबर 804 के नारे या इमरान खान के नारे कहीं ना लग पाएँ। लेकिन उसके बावजूद हम जीपीओ चौक से जो आपको वीडियोस आपके सामने रख रहे हैं या सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, वो सारी रात यही सब कुछ चलता रहा। अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पिछली मिलिट्री हाई कमान जो थी, जनरल बाजवा की तरफ इशारा कर रहे हैं वो, उन्होंने ये ऑफ़र की थी, अमेरिका को ही ऑफ़र की होगी जो उनकी ख़बर से लगता है, कि इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं और हम अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर भी समझौता कर लेते हैं, उसकी रेंज कम कर देते हैं, और आप जो हैं बदले में हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दें। कंफर्टेबल में आप एक्सटेंशन ही मांगते हैं ज़्यादा, और दूसरा आप ये मांगते हैं कि जो आप डिक्टेटरशिप कर रहे होते हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं, जो आप तबाही मचा रहे होते हैं, उस पर अमेरिका जो है वो आपकी तरफ देखने की बजाय दूसरी तरफ देखे और आपके बारे में कोई बयान ना दे। अब जब हम तमाम तज्जिया ही दे सकते हैं इसके ऊपर, जो हमारा तज्जिया बनता है जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात को देखते हैं, फिर हामिद मीर साहब का जो स्टेटमेंट है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, नसीम ज़हरा साहबा की भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग, असला और जनरल बाजवा के बारे में, और फिर जो तमाम चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं तो आपको समझ आती है कि जनरल बाजवा अपनी कुर्सी के लिए पाकिस्तान का हर किस्म का स्ट्रेटेजिक मुफाद जो है वो बेचने को तैयार थे। तो अब मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये जो रिवील किया है कि जनरल बाजवा ने
ने पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी सौदा कर दिया था। अब ये सब कुछ जिससे हमने 2.5 साल पहले इनकाउंटर किया, इससे पहले भी लोग ऐसी बातें करते थे और हम ये समझते थे कि ये फिल्मी बातें। कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तानी, और वो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है, वो पाकिस्तान के इतने स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उस पर सौदेबाजी कर ले। हम यही समझते थे कि ये खामखा एक बुग़्ज़ है, ये खामखा नफ़रत का इजहार है, इसमें और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फिल्मी बातें हैं, ड्रामाई बातें हैं। हकीकत में कैसे हो सकता है कि मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो जाकर आपके मिसाइलों का सौदा कर दे, या आपको इसराइल तस्लीम करने, या पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे। लेकिन फिर 2-2.5 साल में जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ हमने जनरल बाजवा को करते देखा, उससे पता चला कि ये बातें फिल्मी नहीं हैं हमारे लिए, क्योंकि ये बातें बहुत मायूब हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं अप्रैल 2022 में अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत गिरी, उसके बाद मैं अमेरिका आया और मुझे एक एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया और मेरे से बहुत लंबा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू कह लें या उसको आपने जो भी कहना है। काफ़ी देर मुझे अलग बिठाया गया और उस पर मेरे से सवालों जवाब थे। उसमें कुछ सवालों जवाब ऐसे थे जो मेरी जो पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ, और मैं उनके साथ रशिया गया था, उसके बारे में वो सवाल जवाब थे। और जब मेरे से वो सवाल पूछे गए तो मैंने एक ही जवाब दिया कि वो प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और पाकिस्तान का जो मेरे पे ट्रस्ट था, वो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, वो मैं आपके साथ कैसे बात कर सकता हूँ। ये वो तो मेरा जो भी उस टाइम की मेरी ज़िम्मेदारी थी। हमारी हुकूमत गिरी थी 9 अप्रैल को। मैं 28 अप्रैल को कोर्ट की इजाज़त से तब भी अमेरिका आया था और 4-5 दिन रह के वापस चला गया था पाकिस्तान। और उस वक्त भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत ने मुझे इजाज़त दी थी, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गिर रही थी, अभी गिरी नहीं थी, अभी हमारी हुकूमत मौजूद थी, तो जो पहले 4 लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए थे, वो एक तो मेरा था, एक शहजाद अकबर साहब का था, और एक आज़म खान साहब का था, और अरसलान साहब का था। तो उन 4 नामों में सरफ़हरिस्त मेरा नाम था। मुझे कोर्ट से निकलवाना पड़ा था। मैं अमेरिका आया था 4-5 दिन के लिए। मैं गालिबन 26 या 28 तारीख को आया था अप्रैल की 2022, और 4-5 दिन के बाद वापस चला गया था। तो हम तो जब हमसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो हमें तो ये लगता था कि नहीं, हमारे मुल्क का मफाद जो है वो हमारे ऊपर अव्वलीन हमारा फरीज़ा है। और हम तो इवन जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नॉलेज में थी, अब मेरे पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होनी थी ना रशिया के ऊपर, मतलब मीडिया को डील करता था, लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन थी, मेरा ज़मीर वो भी मुझे इजाज़त नहीं देता था कि मैं किसी और फोरम के ऊपर उस पर बात करूँ जो अखबारों में छप चुकी हो, पब्लिक नॉलेज हो, और मैं उसे भी प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन कह रहा था कि नहीं, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तो हमें यकीन नहीं होता था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में जब हमने देखा कि यहाँ अपने मफाद के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया जाता, और फिर हमने ये भी देखा कि जनरल बाजवा के ही ज़माने में एक पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल जावेद इकबाल साहब को पाकिस्तान के साथ गद्दारी और जासूसी करने के इल्ज़ाम में उनको सज़ा दी गई, कोर्ट मार्शल किया गया, और फिर जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें आकर माफ़ कर दिया। अब अगर जनरल बाजवा ने यह सज़ा दी थी तो इसका मतलब है कि मिलिट्री का कोई जनरल जो है वो गद्दार ठहरा था और जासूस ठहरा था। अब जो परेड और बेइज्जती जो है वो सियासी लोगों की जाती है, जनरल बाजवा ने उनकी ना की, और उनको जो बहरहाल कोर्ट मार्शल हुआ उसके बाद आते ही जनरल आसिम मुनीर ने उनको छोड़ दिया। अब अगर वो झूठे थे और उन्होंने गद्दारी की थी तो फिर छोड़ने की बात समझ नहीं आती, और अगर गद्दारी नहीं की थी, उन पर जनरल बाजवा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तो फिर वो प्रोसिक्यूट होने चाहिए थे। लेकिन ये तो उनके अंदर का मामला है, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये जो बातें हम सुनते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम पर सौदा कर दिया, पहले तो यकीन नहीं आता था, लेकिन अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जितने ये वसूख से कह रहे हैं और जो अवामल ओवरऑल हम देखते हैं, समझ आती है कि ऐसा हो सकता है और शायद ज़रूर हुआ होगा। अच्छा जी, काबीना ने फैसला किया है कि सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स 54 करोड़ रुपए में 54 करोड़ डॉलर्स में फ़रोख्त करने हैं। रेकोडेक आपको पता है सोने के ज़खायर बलूचिस्तान में, और जो उसमें हिस्सा है वफाकी गवर्नमेंट का, उसके 15% शेयर्स अब 54 करोड़ डॉलर, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी अमाउंट है। अगर आप वो जो वो ज़खायर हैं
वो देखें। अब इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें कितने किकबैक्स किसी ने लिए हैं, अगर लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए। अब गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि हमने नहीं बेचे, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमने बेचे हैं, और जो मेरा तज्जिया वो यही है कि मुझे लग रहा है कि ये बेचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस बात को गोल कर रही है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई दाल नहीं, दाल काली है, या पूरी की पूरी दाल ही काली है, दाल में कुछ काला है। इससे पहले तो आपको पता है कि हमें बताया गया था कि SIFC से 100 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आनी है, 25 अरब कतर से, 25 अरब कुवैत से, 25 अरब UAE से, 25 अरब सऊदी अरेबिया से। अब सिर्फ 54 करोड़ डॉलर्स की बात हो रही है, 1 अरब डॉलर की भी बात नहीं हो रही, 25 तो छोड़ दें। अब 54 करोड़ डॉलर की बात हो रही है, और वो भी 15% रेकोडेक बेच के। तो इसका मतलब ये कि जो कुछ भी हमें बताया गया था वो सब झूठ था, और SIFC ने कुछ नहीं किया और ना करना था, और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैंने जाने से पहले आपके सामने रखनी है। ख्वाजा आसिफ 2 तरह के बयान दे रहे हैं, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर और आपको दे दूँ। एक झूठी खबर पाकिस्तान के मीडिया में फीड करवाई जा रही है कि बुशरा बीबी की कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है। हमने अपने ज़राए से पता करवाया तो हमारी इत्तलात के मुताबिक ये खबर झूठ है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत ही वेल प्लेस सोर्सेज ने हमें ये बताया कि ये खबर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ तज्जिया निगारों और सहाफ़ियों को जानबूझ के फीड की जा रही है, बुशरा बीबी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और ये कहने के लिए कि असल मुज़ाकरात वो कर रही हैं और कोर कमांडर पेशावर और बुशरा बीबी के दरमियान में हो रहे हैं। आप याद कीजिए कि जो कायनात की टोकरी वाले चचा हैं, और टोकरी वाले चचा जो हैं वो 2-3 दिन ही बल्कि एक हफ्ते से ही खबरें दे रहे थे कि बुशरा बीबी बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, वो पेशावर से चली गई हैं, वो पेशावर आ गई हैं, वो अहम रोल प्ले कर रही। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट उनके थ्रू ग्राउंड बना रही थी इस झूठी खबर को देने का, और उन्होंने चचा कायनात ने ये ग्राउंड बना के दिया आपको, और पीछे अब ये खबर आ रही है, फीड की जा रही है। तो हमारे ज़राए के मुताबिक ये झूठी खबर है, इसके ऊपर ज़रा ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन अगली खबर जो आपके सामने रखनी है हमने, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान पहले तो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, और अब देखें कितना डेस्परेट हो गए हैं। ये आपने गौर से सुननी है, बारीक बात है कि इमरान खान अब डेस्परेट हो गए हैं और वो हम ही से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप देखें, कहते थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और अब वो हमारे थ्रू इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। चलें हम 1 मिनट के लिए ख्वाजा आसिफ के इस बयान को सच मान लेते हैं, तो साइड पर रख लेते हैं। इस बयान के मुताबिक इमरान खान कमज़ोर हो गए हैं, डेस्परेट हो गए हैं, और वो किसी भी तरह से जेल से बाहर आना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, और वो इस वजह से नून लीग के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अब जिस मुंह से, जिस प्रोग्राम में, जिस फेस के साथ ख्वाजा आसिफ ये बात करते हैं, दूसरे ही सांस में उसी प्रोग्राम में अगली बात करते हैं, और वो बात बिल्कुल उससे कंट्राडिक्टरी करते हैं। वो बात क्या करते हैं कि ये जो 15 दिन पहले तक इमरान खान हमसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, ये अब तैयार हो गए मुज़ाकरात करने से, मुझे इसमें किसी साजिश की बू आ रही है, इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ और मैं इमरान खान से बहुत मोहतात रहूँगा, ये कोई ना कोई हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अब पहली बात में क्या था वो आपको बता दिया। इस बात में से क्या नतीजा निकल रहा है कि इमरान खान बहुत ही कनिंग सियासतदान है, बहुत तेज़ सियासतदान है, वो कोई साजिश कर रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं और हमें मोहतात रहना चाहिए। वो कौन लोग हो तुसी? एक तो आप पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से आपको अकल भी कम है मेरा ख्याल। एक तरफ कह रहे हैं कि वो कमज़ोर है, डेस्परेट है और हमसे मुज़ाकरात करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो बहुत चालाक है और बड़ी चालाक उसकी स्ट्रेटजी है और उसमें वो हमें फंसा रहा है। तो पहले घर में सलाह कर लें कि इमरान खान मजबूर है, लाचार है या बहुत चालाक है। तो ये थी इन लोगों की टोटल हैसियत। आप इनको बड़े नेशनल लेवल के सियासतदान समझते थे, ये फक्कड़पन है, जो मुँह में आता है बोलते हैं। ये अपने दिमाग में ये भी नहीं सोचते कि इन्होंने पहले लम्हे कौन सी बात की, दूसरे लम्हे कौन सी की, ये सच है या दूसरी सच है, बस कुछ भी बोल देना इन्होंने। तो ये इनकी औकात थी। हम इनको ऐसे ही बहुत ओवर रेट करते रहे। इनकी असल औकात जो थी वो यही थी कि हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना है, कभी इधर को फायर करना है, कभी उधर को। लेकिन बहरहाल इसी चीज़ में आगे आपको बताते हैं कि कामरान शाहिद, आपको पता है कि वो भी बहुत ही प्यारे, बड़े हैंडसम एंकर हैं, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा हैंडसम एंकर हैं। बस ज़रा इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत में रहते हैं और बहुत देर से उनकी इतनी कुर्बत में चले गए हैं कि ख़ुद को ही उन्होंने मिटा लिया है बेचारों ने। वो भी हालांकि किसी ज़माने में बड़े ही ख्वाब लेकर आए थे जमहूरियत के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, रूल ऑफ लॉ के, लेकिन बस फिर चलते चलते इतना दूर निकल गए
कि अब तो कई दफ़ा वो ख़ुद को भी मेरा ख्याल नहीं पहचान पाते। बहरहाल उन पर बात बाद में करेंगे। फ़िलहाल वो भी इमरान खान को बार बार मशवरा दे रहे हैं कि प्लीज़ डील ले लो, प्लीज़ डील ले लो, प्लीज़ डील ले लो। और वो अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि खान साहब डील ले लें, अब डील करेंगे आप तो आपको जेल से निकालेंगे, जेल की दीवार तोड़ के तो आपको निकाल नहीं सकते। ये इस्टेब्लिशमेंट की बहुत एक आप ये कहें कि उनकी इतनी बड़ी डिज़ायर है, उनकी विश है जो आखिरी नहीं होती। आप कहते हैं कि मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश, वो वाली जैसे सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ना, वैसी ख्वाहिश है कि जैसे हमने पूरे तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप्स को बुज़दिल, करप्ट, इनकम्पिटेंट, जो हुब्बुल वतनी से बिल्कुल आरी रवा के लिए काम करने वाले, करैक्टर असैसिनेशन उनकी, मज़हब से दूरी उनकी, ये तमाम चीज़ें पेंट करते थे। इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाए, तो अब इमरान खान हमसे डील कर ले और बुज़दिल होकर निकले जेल में से, और ये फिर हमारी फ़तह होगी। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट डेस्परेट है। ख्वाजा आसिफ के बयान देखें, अंसार अब्बासी साहब का तज्जिया देखें, और अब आप कामरान शाहिद साहब की इल्तिजाएँ देखें कि प्लीज़ याद कीजिए, मैंने जुलाई 2023 में डैलस टेक्सास, जी हाँ, डैलस टेक्सास में अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनके इज्तिमा से तकरीर करते कहा था कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से NRO मांगेगी। आज आपको वो सब कुछ होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आ रहा है। अगर अभी नज़र ना आया तो आने वाले महीनों में नज़र आएगा। ये बात मैंने जुलाई 2023 में डैलस टेक्सास में डॉक्टर्स के एक इज्तिमा से तकरीर करते हुए कही थी। तो बहरहाल कामरान शाहिद साहब की जो डेस्परेशन है, जो ख्वाजा आसिफ की है, वो सब कुछ ये बता रही है कि मामला जो हैं वो बहुत ही दिगरगूं हो रहे हैं। अगली खबर क्विकली आपके सामने रखते हैं कि पंजाब के वज़ीर बैतुल माल सहेल शौकत भट्ट के घर में कुंडे से बिजली चोरी हो रही थी। इसके ऊपर तफसील से हम पंजाबी वीलॉग में बात करेंगे। यहाँ एक और ख़बर देनी है कि आपको पता है कि नश्तर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस के दौरान मशीनों की प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से 30 के करीब गालिबन लोगों को एड्स मुंतकिल हो गई थी बेचारों को, उनमें से किसी की वफ़ात भी हुई थी। अब उस पर जब कार्रवाई शुरू हुई है तो वाइस चांसलर की हमायत में हॉस्पिटल के 31 फैकल्टी मेंबरान, जो कि ज़ाहिर है प्रोफेसर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। सारे मामले को भी बहुत संगीनी से देखने की ज़रूरत है, बहुत तदब्बर से देखने की ज़रूरत है, और मेरी इसमें मशवरा होगा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी को डॉक्टर्स के ऊपर ना छोड़ा जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो अपने तरह से डील करेगी। इसमें जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं या रिटायर्ड वाइस चांसलर्स हैं, जिनकी इंटेग्रिटी इम्पैकेबल हो, उनको एक कमेटी बनाई जाए, उनको उसमें बिठाया जाए और वो तमाम चीज़ों का जायज़ा लें और फिर वो कोई फ़ैसला सादर करें। डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, जजेस को, जो पढ़े लिखे प्रोफेशंस हैं ना, उन्हें इतना ऑर्डरली ट्रीट ना किया करें। इस तरीके से मामलात बिल्कुल बहुत बड़ा सान्या है, और मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई या जो भी कार्रवाई होनी है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जो डिग्निटी है और उनकी जो रिस्पेक्ट है, इंटेग्रिटी है, उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।